तो अब आपका पेपर जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पेपर है, बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी था और अब बीएनएसएस हो गया है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो कई सेक्शंस वगैरह इसमें चेंज हो गए हैं, जो पहले कुछ और थे अब कुछ और है, तो हमें बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही सेक्शंस वगैरह लिखना है इसके अंदर। अभी तक आप लोगों ने 2 दिन हो गए, लास्ट एग्ज़ाम आप दे के आए थे, जो कंज्यूमर उसका किसका एग्ज़ाम था आपका लास्ट? ड्राफ्टिंग ऑफ लास्ट ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का। तो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एग्ज़ाम जब आप दे के आए थे, तो लास्ट एग्ज़ाम दिए हुए आपको 2 दिन के लगभग आसपास तो हो गए। तो 2 दिन में आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देना है बीएनएसएस का। तो ऐसा तो है नहीं कि आप रिवीजन क्लास के भरोसे बैठे होंगे कि उसके बाद ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपने पढ़ना ऑब्वियसली शुरू कर ही दिया होगा, तो आपको पता भी होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं या किस तरह के टॉपिक्स जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली जो हमारा सीआरपीसी आता था पहले, उसी के जैसा लगभग कुछ कुछ जो है हमारा ये भी आएगा बीएनएसएस भी। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग रहने के जो है गुंजाइश थोड़ी सी नहीं है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे सीआरपीसी में आते थे। तो सीआरपीसी के अंदर हमारा कुछ फिक्स क्वेश्चन थे, जैसे आपका अपील है, अरेस्ट है, बेल है, उस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। मेंटेनेंस है, जिसमें से हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता था, तो आपको भी काफ़ी लिमिटेड रहता था कि भाई यही पढ़ना है। और अब उसी हिसाब से हम इसको भी कोशिश करेंगे, बीएनएसएस को भी। तो बीएनएसएस में अगर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो मेंटेनेंस का है। जैसे हर बार क्वेश्चन मेंटेनेंस का आपको आ रहा है, 2021 में भी आया है मेंटेनेंस, 22 में भी आया है मेंटेनेंस, 2023 में भी मेंटेनेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लगभग हर बार ही जो है ये मेंटेनेंस वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसलिए मेंटेनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अगर दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, तो बेल और ट्रायल, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे लगभग तीनों ही साल से क्वेश्चन आ रहा है। कभी किसी ट्रायल को पूछ लेता है, कभी किसी ट्रायल को पूछ लेता है। समवन ट्रायल हो गया आपका, ठीक है, समरी ट्रायल हो गया आपका, सेशन ट्रायल हो गया, वारंट ट्रायल हो गए। कोई भी ट्रायल को आपसे पूछ लेगा, आपको एग्ज़ाम में उसी ट्रायल को लिखना पड़ेगा। तो ट्रायल, अपील, ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल आपका इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, बेल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेल भी आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ध्यान से मेहनत करके बेल के प्रोविज़न्स को तैयार करना है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ जुडिशल कोर्ट्स हैं, तो उसमें भी किसी भी कोर्ट के लिए या सभी जुडिशल कोर्ट के लिए आपसे जो है इसकी पावर और कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है या जो पूछा जा सकता है वो है आपका राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एक व्यक्ति जो अरेस्ट हो चुका है उसके पास क्या राइट्स हैं, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अब हम एक एक करके जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछ सकता है उन क्वेश्चंस को। जैसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेल। बेल को हमेशा ही आपको पूछता है, इस तरह से ही पूछ लेता है, बेल इज़ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। बेल एक रूल है और जेल उसका एक्सेप्शन है, मतलब उसी कंडीशन में, एक्सेप्शन से एक्सेप्शन कंडीशन में ही जेल का प्रोविज़न बनाया गया है। इस कंडीशन में जहाँ पर भी बेल पॉसिबल हो, चाहे थोड़ी सी भी होप हो, 100 में से 5% की भी होप हो, तो बेल दे देनी चाहिए। तो बेल क्या है? बेल एक रूल है और जेल क्या है? एक एक्सेप्शन है। अब ये बेल होती कितनी तरीके की है, या हमारे बीएनएसएस में कितनी तरह की बेल के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अगर हम बेल बोलें तो बेल है हमारे पास रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल और डिफ़ॉल्ट बेल। ये 4 बेल के प्रोविज़न हैं, जिसमें से 3 ही प्रोविज़न जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है आपके रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल। अगर हम बेल के डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2B जो बीएनएसएस है, देखो बेल की जो डेफिनेशन थी वो सीआरपीसी में नहीं दी हुई थी, सीआरपीसी जब बना था, लेकिन जब ये बना बीएनएसएस तो बेल की डेफिनेशन दे दी गई, और बेल की वही डेफिनेशन दे दी गई जो सीआरपीसी में हम ऑप्ट करते थे। वही सेम प्रोविजंस हैं जो बेल के डेफिनेशन में कवर कर लिए गए। तो बेल में आपके पास जो बेल है वो रेगुलर बेल है, उसके अलावा आपके पास एंटिसिपेटरी बेल है, इसके अलावा आपके पास इंटरिम बेल है, और एक और बेल है डिफ़ॉल्ट बेल।
जब डिफ़ॉल्ट बेल, सबसे पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट बेल समझा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है? डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब एक ऐसी बेल है जो ट्रायल के प्रोविज़न के दौरान अगर पुलिस अपनी तरफ से कंप्लायंसेस पूरे नहीं कर पाती, या फिर वो पार्टी जिसको एफआईआर चार्जशीट फाइल करनी थी उस तरह की चीज़ें फाइल नहीं हो पाती, और वो जो कंपलसरी पीरियड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी सेवरल इंटीमेशन नोटिस देने के बाद भी सामने वाली पार्टी की तरफ से नेग्लिजेंस चलते रहते हैं, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये कह सकती है कि भाई इसको अननेसेसरी इतने टाइम तक जेल में बंद करना ठीक नहीं है, इसको रिलीज़ कर दें, इसको बेल दे दें। और बेल के साथ कुछ कंडीशंस लगा देती है कि जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको प्रेजेंट होना है कोर्ट के अंदर। इसके अलावा आपको वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली या हर 15 दिन में जाके अटेंडेंस का प्रोविज़न लगा देते हैं कि आपको अपने पास के थाने में जाके अटेंडेंस देनी है। तो ये जो अटेंडेंस है, ये जो भी प्रोविज़न कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी टाइम पीरियड कोर्ट बनाएगा, उसी टाइम पीरियड में उसको उसी तरीके से इस कंप्लाइंस को, इस शर्त को, कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। ये आपकी बेल की कंडीशन है। अब आ गया रेगुलर बेल। जो भी ऑफेंसेस जिनमें सज़ा 3 साल तक होती है या 3 साल से कम होती है, 3 साल से कम जो सज़ा वाले जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर रेगुलर बेल हो सकती है। और जो BNSS है उसमें ये भी बोला गया है कि अगर रेगुलर बेल के प्रोविज़न की हम बात करें तो रेगुलर बेल देने की पावर पुलिस के पास भी है। पुलिस भी श्योरिटी के साथ, विदाउट श्योरिटी जो है बेल दे सकती है, थाने से बेल हो सकती है जहाँ पर 3 साल से कम के ऑफेंस हो, मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम हो, वहाँ पे रेगुलर बेल देने का प्रोविज़न है। तो रेगुलर बेल जो है कोर्ट भी दे सकती है, ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी से भी मिल सकती है जहाँ पे पुलिस इस तरह की बेल को इशू कर सकती है। फिर आ गया आपका एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल वो बेल होती है जहाँ पर आपको पहले से पता है कि उसको पहले से पता है कि उसके ऊपर किस तरह के कुछ चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं, लिगेशंस लगने वाले हैं, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो पहले से पहले जाके कोर्ट में अपने लिए अग्रिम बेल ले लेता है, एंटिसिपेटरी बेल ले लेता है, तो वहाँ पर उसको जेल नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे कोर्ट ये देखती है सबसे पहले कि जिसको हम बेल दे रहे हैं उसका प्रीवियसली कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, इस तरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, किसी इस तरह की बैड प्रैक्टिस इसमें तो नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता तो उसको इजीली जो है एंटिसिपेटरी बेल इशू हो जाती है, उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाती क्योंकि वो पहले से ही बेल ले चुका है। फिर आ गया हमारा इंटरिम बेल। इंटरिम बेल किसी पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए होती है, और ये जो हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था, बेल इज़ अ रूल और जेल इज़ एक्सेप्शन, इसी रूल को पूरा करने के लिए जो है इंटरिम बेल का प्रोविज़न लाया गया है। हमारा आर्टिकल 21 भी ये कहता है कि हमें राइट टू फ्रीडम है, हर इंडिविजुअल को, इंडियन सिटीजन को जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो फ्री है, उसको फ्रीडम मिलती है, उस फ्रीडम को वो एंजॉय कर सकता है, जिसमें पर्सनल लिबर्टी हो सकती है, उसकी पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत आज़ादी, इसके अलावा उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे रेगुलर बेल या इंटरिम बेल का जो प्रोविज़न है वो इस आर्टिकल से भी पैदा होता है, जो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो कन्विक्टेड है लेकिन अभी उसको सज़ा नहीं मिली, केवल उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो गुनाह साबित होने से पहले हर व्यक्ति निर्दोष है। जब तक फाइनली उसके ऊपर एलिगेशन प्रूव ना हो जाए तब तक वो बेगुनाह ही माना जाएगा। तो इसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर एक प्रोविज़न इंटरिम बेल का लाया गया है। तो इंटरिम बेल किसी स्पेशल पर्पस के लिए बेल होती है, जैसे केजरीवाल को बेल मिली थी इलेक्शन में प्रचार करने के लिए, तो वो इंटरिम बेल थी। तो इंटरिम बेल में टाइम लिमिट होती है, ड्यूरेशन होती है, उसके बाद व्यक्ति वापस जेल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके घर में किसी की शादी आ गई, तो वो उसको शादी के लिए 2 दिन की इंटरिम बेल, 3 दिन की इंटरिम बेल मिल सकती है। उसकी मदर बीमार हो गई, उसके ट्रीटमेंट को कराने वाला कोई नहीं है, तो उसको जब तक मदर ठीक ना हो जाए तब तक 2 महीने 3 महीने की इंटरिम बेल भी मिल सकती है। तो ये इंटरिम बेल हो गया। तो एंटिसिपेटरी कर लिया हमने, इंटरिम कर लिया हमने, रेगुलर कर लिया हमने, और डिफ़ॉल्ट बेल भी कर लिया हमने। तो डिफ़ॉल्ट बेल भी हमने पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट बेल वो बेल होती है जहाँ पर प्रोविज़न्स ये कहते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर चार्जशीट,
जो है फाइल हो जानी चाहिए, एफआईआर फाइल हो जानी चाहिए, उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ना हो पाए, पुलिस की तरफ से कोई नेग्लिजेंसेस रहें, तो टाइम पीरियड की लिमिटेशन को बेस बना के डिफ़ॉल्ट बेल दे सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति को अननेसेसरी जिस भी क्राइम में वो पकड़ा गया है, उसके मैक्सिमम पनिशमेंट से हाफ टर्म तक ही जेल में रखा जा सकता है बिना ट्रायल कंप्लीट किए हुए। उससे ज़्यादा अगर आपको किसी को जेल में रखना है तो वो प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पे बेल देनी पड़ेगी। तो अब ये कुछ ऑफेंस होते हैं जो हमारे बेलेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ ऑफेंस होते हैं जो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस जहाँ पे रेगुलर बेल मिल सकती है, जिनके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 साल तक की जो सज़ा है जिसमें पनिशमेंट 3 ईयर है, उस क्राइम को हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी कि रेगुलर बेल यहाँ पे मिलेगी। और नॉन बेलेबल ऑफेंस तो इसका अपोजिट हो गया, जो भी ऐसे क्राइम है जिसमें जो पनिशमेंट है वो ऐसी है कि व्यक्ति को जो जो है सज़ा मिलेगी 3 साल से ज़्यादा, तो वो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। तो ये तीनों चारों तरह की बेल भी हो गई आपकी। अब एक व्यक्ति को अगर बेल लेनी है, तो बेल लेनी है तो उसका एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी उसको बेल मिलेगी। तो बेल लेने का सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट प्रोसीजर कि आप एक बेल एप्लीकेशन यानी कि बेल बॉन्ड भरें, एक फॉर्म साइन करें, साथ में सिक्योरिटी जो भी कोर्ट कहती है उतनी सिक्योरिटी को जमा करें, तो आपको कोर्ट से जो है बेल मिल जाएगी। तो बेल बॉन्ड जो आता है वो इसी की बेल एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेप जो है वो है, कोर्ट उसको जब एप्लीकेशन कोर्ट को मिलती है बेल एप्लीकेशन, तो कोर्ट उस पर कंसीडर करती है। कंसिडरेशन मतलब कोर्ट पे सुनवाई करती है और चेक करती है क्या ये बेल एप्लीकेशन जो है जस्टिफिकेबल है या नहीं है, या इसमें बेल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। और फिर फाइनली उस पर बेल अलाउ अगर कर देती है तो कोर्ट बॉन्ड भरवा लेती है। तो बॉन्ड क्या है? एक सिक्योरिटी है जो उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, जो जो प्री पीरियड में रिलीज हो रहा है, आज़ाद हो रहा है। तो बेल जो है, अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें, तो जहाँ पर कोई व्यक्ति को जो बेल है वो मिल नहीं सकती क्योंकि ऑफेंस ही नॉन बेलेबल किया हुआ है। तो वहाँ पर जो हमारा ये BNSS है वो ये कहता है अगर कोई व्यक्ति इस तरह के ऑफेंसेस को परफॉर्म करता है जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो वहाँ पर उसको किसी भी तरह की बेल नहीं मिल सकती क्योंकि ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है। लेकिन इसके अंदर भी वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये आपका बेल का पूरा प्रोविज़न हो गया। जो बेल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए बेल। इसके अलावा जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस किस को अलाउड है? तो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन 144 है वो कहता है 3 लोगों को मेंटेनेंस अलाउड है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, वाइफ, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स। जो पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं वो, ये लोग जो हैं 3 पार्टी ऐसी हैं जिनको मेंटेनेंस मिल सकती है। अब मेंटेनेंस मिलना क्यों चाहिए या मेंटेनेंस क्यों मिलनी चाहिए? तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने खर्चे खुद नहीं बर्न कर पा रहे, उन व्यक्तियों के खर्चों को पूरा करवाने के लिए वो जिस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है उनसे रिकवरी की जा सकती है। ये मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। तो जो भी व्यक्ति ये सोचता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ को ये लगता है कि भाई मुझे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हूँ, मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। किस वजह से नहीं कर पा रही? क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी जॉब ही नहीं है वाइफ के पास, या कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वाइफ के पास, और वो हस्बैंड के साथ एज ए वाइफ जो है वो रह रही है। तो उस कंडीशन में हस्बैंड की ड्यूटी है उसको मेंटेन करना। तो वाइफ हो गए, इसके अलावा चिल्ड्रन हो गए, जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं जिसकी पढ़ाई लिखाई अभी चल रही है, जो एडल्ट चिल्ड्रन है लेकिन उनकी भी पढ़ाई लिखाई अभी चल ही रही है, तो ऐसे चिल्ड्रंस को भी मेंटेनेंस देने का जो मतलब जो जिम्मेदारी है वो उस पार्टी की है, यानी कि उसके पेरेंट्स की। तो वाइफ हो गई जिसको हस्बैंड ने छोड़ रखा है, डिसर्शन कर रखा है, या हस्बैंड उसको देखता नहीं है, या हस्बैंड जिसने बाईगैमी कर ली, किसी और औरत के साथ संबंध बना लिए, उस कंडीशन में जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब वाइफ कब मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती? तो जब वाइफ खुद ही एडल्ट्री में हो,
तब मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। जब वाइफ ने अपनी मर्जी से हस्बैंड का साथ छोड़ दिया हो, डिसर्शन जो हुआ है वो अपनी मर्जी से हुआ है वाइफ की, तो उस कंडीशन में वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसके अलावा वाइफ जो है उसकी खुद की एक अच्छी सैलरी है, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, उस कंडीशन में भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। उसी तरह से चिल्ड्रन की बात करें तो जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं या जिनकी एजुकेशन अभी चल रही है, मेजर पर एजुकेशन चल रही है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड माने जाते हैं, उनका सारा खर्चा जो है पेरेंट्स ही उठाते हैं। लेकिन अगर कोई भी चिल्ड्रन ऐसा है जो बड़ा हो गया है और नौकरी कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, उस कंडीशन में जो है पेरेंट्स से कोई जिम्मेदारी नहीं है खर्चा उठाने की, उसको खुद ही अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा एडल्ट चिल्ड्रन है जो बड़ा हो गया है, जो जिसको भी कोई भी परेशानी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा पेरेंट्स पेरेंट्स जिसे हम एज पेरेंट्स भी कहते हैं, यानी कि जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो भी अपने बच्चों से, अपने चिल्ड्रन से जो है मेंटेनेंस लेने के अधिकारी हैं। अब मेंटेनेंस तो लेने के अधिकारी हैं, लेकिन वो देगा, मेरा मेंटेनेंस जो है बच्चा जो है उनका पेरेंट्स का, वो देगा कहाँ से अगर उसके पास खुद के सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी इनको मेंटेनेंस देने की। अब जो पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने मान लो कि जब वो जवान थे और बच्चे छोटे थे और अपने बच्चों का कोई केयर नहीं किया, बच्चों की कोई खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा, किसी भी तरह की कोई केयरिंग नहीं की बच्चों की, तो उन पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस लेने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की सोशल ड्यूटी पूरी नहीं की। अगर किसी को भी मेंटेनेंस क्लेम करना है, चाहे वाइफ है, चिल्ड्रन है, या फिर तीसरा जो है पेरेंट्स हैं, तो वो कैसे क्लेम करें? तो मेंटेनेंस क्लेम करने का सिंपल तरीका यही है कि भाई मेंटेनेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए आपको जो है कोर्ट जाना पड़ेगा और एक मेंटेनेंस का केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे कोर्ट में जाके, जैसे आपकी इनकम प्रूफ देना पड़ेगा आपको, और आप अनहेल्दी जो स्टेट ऑफ आपकी कंडीशन है, बॉडी है, उसकी वजह से आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं, तो आपको एक हेल्थ रिकॉर्ड देना पड़ेगा जिसमें आपका इलनेस सर्टिफिकेट हो सकता है, डॉक्टर की कोई रिपोर्ट हो सकती है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसकी वजह से आप अधिकारी बन रहे हैं मेंटेनेंस के। या फिर आप जो है ये प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई जो जैसे बच्चे हैं वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि उनकी अभी एजुकेशन चल रही है, तो उनको अपनी एजुकेशन का प्रूफ देना पड़ेगा, तब कोर्ट उनके लिए खर्चा बंधवा देगी। या पेरेंट्स जो है उनको ये देना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना तो हमारी कोई पेंशन आ रही है, ना हमारा कोई रेंट आ रहा है, ना किसी और तरह की कोई इनकम है, तो वहाँ पे बच्चों की जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना। तो ये जो मेंटेनेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना है एग्ज़ाम के लिए जो है। और किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी आप मेंटेनेंस डिमांड कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उस मेंटेनेंस को डिमांड करने से पहले आपका और मेंटेनेंस देने वाले का कोई ना कोई रिलेशन आपस में होना चाहिए। अब अगर हम चार्जेस की बात करें, तो चार्ज को अगर हम बात करें तो ये BNSS में चार्जेस होते क्या हैं? देखो, चार्ज का मतलब क्या है कि जो मतलब जो एक्यूज ने आपके एक्यूज के ऊपर जो चार्जशीट लगी, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, ठीक है, द फॉर्मलाइजेशन ऑफ चार्जेस इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ criminal trial process along with a fair opportunity of defense and clear guidance for the court। चार्जेस जो है क्या है, प्रिसाइज फॉर्म में फॉर्मल एक्विजिशन अगेंस्ट अ पर्सन इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर आपने कोई भी ऐसी काम किया है जो एज पर द लॉ करेक्ट नहीं है, आपने लॉ का वायलेशन किया है, तो वो उसके लिए आपके ऊपर चार्जेस हो जाएंगे फिट। अब अगर हम बात करें चार्जेस में क्या क्या कंटेंट आपको लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा नेम ऑफ ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस हुआ है, उसके लिए रिलेवेंट फैक्ट क्या थे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, जो क्राइम सीन का डिस्क्रिप्शन है वो क्यों वायलेट किया गया, किस कंडीशन में किया गया। फिर डेट, टाइम और प्लेस, इसको रिकॉर्ड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आइडेंटिटी
ऑफ द एक्यूज के आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना, द नेम, डेजिग्नेशन, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्यूज। अब इस चार्ज के पर्पस क्या है, चार्जेस क्यों लगाए, क्यों मतलब इनको तैयार किया जाता है। तो पहला इन्फॉर्म, जब भी चार्जेस आप बनाओगे सबसे पहले आपको चार्जेस को किसको बताने पड़ेंगे, एक्यूज को बताने पड़ेंगे। जिसके खिलाफ चार्जेस फाइल हो रहे हैं उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे पास चोरी का केस, डकैती का, छीना झपटी का इस तरह कोई केस लग रहा है, तो वो अपनी सफाई दे देगा उसके अंदर। ठीक है, अगर उसने सफाई नहीं दी, एडमिट कर लिया, तो सीधा फाइनल जजमेंट में चला जाएगा। अब है फैसिलिटेटिंग अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल जो है वो कंपलसरी है कि जो भी ट्रायल हो वो किसी के साथ कोई पक्षपात ना किया जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इसके अलावा जो चार्जेस हैं उसको अल्टर्ड कैसे कर सकते हैं, मतलब कभी भी आपको पहले से आपने कोई चार्ज लगा दी, अब आपको ये लग रहा है कि इन चार्जेस के अंदर ये गलत है, इसको करेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इन एडिशनल एविडेंस emerge that changes that scope और नेचर ऑफ द एलिक ऑफेंसेस। कोई भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इस पर चार्जशीट फाइल हो सकती है या चार्ज लग सकता है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यही देखना है कि एडिशनल एविडेंसेस क्या है, समझो मौजूद थे उस एमरजेंसी में, जो वहाँ मौजूद थे, ताकि उस ऑफेंस को करेक्ट प्रूफ किया जा सके। अगर हम हाँ कोर्ट की बात करें तो कैन द कोर्ट मेक द चेंजेस आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। एक बार अगर चार्ज फ्रेम हो गए और हर एक्यूज के ऊपर चार्जेस लगा दी गई कि भाई आपके ऊपर 200 का फाइन, आपके ऊपर 2000 का, आपके 2 लाख का, आपका 5 लाख का, तो इसमें सुनवाई कौन करेगा और कैसे होगी। तो यहाँ पे बोलता है द कोर्ट इज अमेंड द चार्जेस इवन आफ्टर दे हैव इनिशियली बीन फ्रेम। एक बार अगर आपने चार्जेस बना दिए तो उसको जो है अमेंडमेंट करने की पावर वो किसके पास होगी, वो कोर्ट के पास होगी जो इसकी सुनवाई कर रही है। अनटिल एंड पॉइंट ऑफ जजमेंट। नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो एक्यूज जो है मस्ट इन्फॉर्म टू एनी चेंजेस। एक्यूज जो है किसी भी चेंजेस के लिए इन्फॉर्म करेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर द डिफेंस, डिफेंस के लिए अपॉर्चुनिटी होगी ये कि वो अच्छी तरीके से अपने सैनिकों को, हथियारों को पहचान सके। इसके अलावा एविडेंस और रीएविलेशन, मान लो कि कोई भी चीज़ जो एलिगेशंस लगे हैं उसके अंदर कुछ एविडेंसेस सामने आए, उस एविडेंस को या तो वो एडमिट कर लेगा या एडमिट नहीं करेगा, तो उसको वो मतलब डिनाई कर देगा। डिनाई कर देगा तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो वहाँ पे आई विटनेसेस वगैरह मौजूद होंगे वो उनके साथ। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है आपका अरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अरेस्ट। अरेस्ट कब किया जा सकता है और अलग अलग प्रोविज़न क्या हैं अरेस्ट करने के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। अगर हम अरेस्ट की बात करें तो जनरली एक लीगल एक्ट है जहाँ पे एक पर्सन को टेकन इनटू कस्टडी अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो लॉ की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है। ऑफ्टन टू कपल their appearance in the court or prevent them from committing further offenses। ऐसा व्यक्ति जिस पे ये शक हो कि वो आगे चल के और भी क्राइम कर सकता है या उससे समाज को, व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करके फ्यूचर में होने वाले ऑफेंसेस को रोका जाता है। अगर हम BNSS की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर बताया गया है। राइट टू सेफगार्ड द individual framework of individual freedom and ensure the प्रॉपर लीगल कंप्लाइंसेस, यानी कि आपको ये दो चीज़ इंश्योरिटी करनी है। एक तो जो लॉ है उसके अंदर कोई पार्शलिटी ना हो, सब जो है इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखना है कि जो लीगल कंप्लाइंस है उनका प्रॉपरली जो है फॉलो किया जा रहा हो। प्रोविज़न रिगार्डिंग द अरेस्ट, अगर हम अरेस्ट से जुड़े हुए प्रोविजंस की बात करें तो जो BNS की अथॉरिटी है वो कहती है जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, अरेस्ट प्रोविजन आर रिस्ट्रिक्टेड प्राइमरी टू द BNS विच
regulate both the arrest made with or without a warrant, preventive arrest and arrest made to enforce the specific order like maintenance. अब है इसके अंदर अरेस्ट कितने तरह के हैं, जैसे अरेस्ट विदाउट वारंट, जब बिना वारंट के अरेस्ट किया जाए। तो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है 35, ये एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट इफ देयर इज अ रीजनेबल सस्पिशन दैट मे हैव कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि यहाँ पे पुलिस के पास पावर होती है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कोई व्यक्ति किसी सीरियस नेचर ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर पुलिस उसके बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है ताकि सोसाइटी में होने वाले क्राइम रेट को थोड़ा डाउन किया जाए। प्रिवेंटिव अरेस्ट, ये जो सेक्शन है ये अलाउ करता है पुलिस ऑफिसर को टू अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। प्रिवेंट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट मे एंडेंजर द पुलिस पोस्ट। Preventive arrest ensure that the potential threat can be neutralized before they cause harm। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव का अरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी को भी अगर अरेस्ट कर रहे हो तो पीसफुली करेंगे, उसको पीसफुली अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट विद अ वारंट, अब ये था ऊपर वाला बिना वारंट। अब अगर वारंट के हो तो अंडर दिस प्रोविजन अ पब्लिक ऑफिसर कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल being a warranted issued by the court specifying the grounds and circumstances that the provisions aim to maintain the judgment oversight, ensuring that the arrest is justified and illegally sanctions। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो भी अरेस्ट है वो वारंट के साथ होना चाहिए ताकि पर्टिकुलर व्यक्ति को पता लगे कि उसके नाम का वारंट इश्यू है। अरेस्ट फॉर नॉन कंप्लाइंस विद मेंटेनेंस ऑर्डर, जहाँ पे आपने मेंटेनेंस ऑर्डर को नॉन कंप्लाइंस कर दिया, यानी कि उसको ठीक से एग्जीक्यूशन ही नहीं किया। तो पर्सन हैज़ बीन ऑर्डर बाय द कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया टू पे द मेंटेनेंस, कि स्पाउस को, चिल्ड्रन को या एडल्ट पेरेंट्स जो हैं उसको कंपनसेशन पे किया जाए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उस व्यक्ति ने कोई कंपनसेशन पे नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने की पावर जो है वो भी इसी कोर्ट के पास है। अरेस्ट फॉर नॉन कंप्लाइंस विद मेंटेनेंस ऑर्डर, ये वही है नॉन कंप्लाइंस विद मेडिकल ऑर्डर का। इन केस वेयर अ पर्सन हैज ऑर्डर बाय द कोर्ट टू प्ले द मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस टू अ स्पाउस, चिल्ड्रन और एडल्ट पेरेंट्स एंड फेल टू डू सो विदाउट द रीजनेबल cause, section 147 allow the court to issue a warrant for their arrest. This enforcement meaning uphold the financial rights of the defendant, ensuring they receive the support for their basic needs। अब ये जो अरेस्टिंग था इसके अंदर मान लो कि आपका ये जो है अरेस्टिंग विदाउट वारंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। कोई प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्टिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट भी अपने ऑर्डर के थ्रू रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकता है। अब एक व्यक्ति जो अरेस्ट हो गया उसके राइट्स क्या क्या हैं, उसके पास क्या अधिकार हैं। तो पहला जो राइट है उस व्यक्ति के पास जो अरेस्ट हुआ है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ऐसा व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये बताया जाए कि किस ग्राउंड पे के ऊपर बेस कर उसको अरेस्ट किया गया है। फिर है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया उसका ये भी राइट्स है कि वह कानूनी सलाह लेने के लिए अपने वकील से मिलने की गुजारिश कर सकता है। सेक्शन 48 राइट टू इन्फॉर्म फैमिली और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अरेस्टिंग से पहले अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से जिससे बात करना चाहता है बात कर ले। राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे व्यक्ति को जो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू एग्जामिन करना जरूरी है, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन से ही कहेंगे। अब है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, तो अरेस्टेड इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ फोर्स होती हैं
जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्टेटमेंट के नाम से जानी जाती है। राइट टू ब्रॉड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दे दिए, तब क्या होगा, तब आपकी ड्यूटी उस समय तुरंत शुरू हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने के प्रोविजंस क्या क्या होंगे, तो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन के थ्रू अरेस्ट किया जा सकता है उसको, जहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने खुद ही किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, अपने पास रोक के रख लिया, वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस और को छोड़कर और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में से किया जा सकता है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑर्डर से अरेस्टिंग पावर है, जहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है सारी सिचुएशन समझने के बाद अरेस्टिंग के। एक्सेप्शंस ऑफ आर्म फोर्सेस, जो भी आर्म फोर्सेस होते हैं हमारी, जैसे सेना की जो तीनों फोर्सेस हैं, उनके ऊपर इस तरह के कोई भी अरेस्टिंग के ऑर्डर नहीं चलते। तो ये आपका अरेस्टिंग हो गया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है। रेफरेंस और एक रिवीजन, दो चीज़ें होती हैं, उसमें भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रेफरेंस ऑफ रिवीजन, रेफरेंस एंड रिवीजन के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है? सर इसमें रिव्यू भी तो आएगा शायद। हाँ, रिव्यू भी है। बता दो सर। जब कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिव्यू करती है, जहाँ पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, वहाँ पर व्यक्ति जो है, जो एग्रीड पार्टी है, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि किसी भी इश्यूज़ को, किसी भी प्रोविज़न को, बाय लॉज को गलत तरीके से जज ने ट्रीट कर दिया है, जिसकी वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया है, उसके लिए जो है रिव्यू करवा सकते हैं। रिव्यू मतलब सेम कोर्ट अपने ही फैसले को दोबारा से देखती है। फिर एक एफआईआर है, एफआईआर भी इम्पोर्टेंट है। एफआईआर आपका सीआरपीसी में भी इम्पोर्टेंट था, एफआईआर आपका बीएनएसएस में भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही जगह जो है आपकी एफआईआर इम्पोर्टेंट है। एफआईआर जो है सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस को कवर करती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली बार व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन जाता है और अपने साथ लिख के अपने बयान को ले जाता है, मतलब अपनी चीज़ों को ले जाता है, तो उसके लिए पुलिस अलग से फिर रिटर्न कार्रवाई नहीं करती, उसी को एफआईआर की तरह रिकॉर्ड कर लेती है। और दूसरा, आजकल ऑनलाइन भी आ गया है, जब ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करा देते हो तो उसको ऑनलाइन एफआईआर कह सकते हैं। और जो पुरानी वाली एफआईआर उस तरीके से चली रहा है कि आपके पास कोई भी कंप्लेंट है, आप लेके थाने चले गए, थाने में एक व्यक्ति अपॉइंटेड होगा जो रिसेप्शन पे होगा, या फिर कोई एसएचओ की तरफ से अपॉइंटेड पर्सन हो सकता है कोई भी, वो आपके बयान को रिकॉर्ड करेगा अपनी पुलिस डायरी के अंदर, और एक कॉपी आपको दे देगा एफआईआर की, और एक कॉपी अपने पास रख लेगा डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए। अब जो ये एफआईआर होती है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब जो है बीएनएसएस ने एफआईआर का जो जुरिडिक्शनल वाला मामला था, जो बहुत फंसता था कि किस थाने के हद में आ रहा है मैटर, वो बंद हो गया है। अब कोई भी थाना कहीं की भी एफआईआर रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि पहले भी था, 0 एफआईआर करके रिकॉर्ड करके ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन अब वो हट ही गया है। अब 0 वगैरह कुछ नहीं, किसी भी थाने में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सेक्शन 173 एफआईआर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो एफआईआर क्यों होनी चाहिए, तो कैटेगरी वाइज अगर हम किसी भी अपने साथ हुए इंसिडेंट को रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो उसका तरीका एफआईआर ही है। एफआईआर में जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको हेल्प मिलती है आगे फर्दर उस पर कार्रवाई करने के लिए। तो ये एफआईआर हो गया। एफआईआर को और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा अपील की अगर हम बात करें तो अपील भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में अपील भी अलग अलग तरीके से हर बार पूछा जाता है, ठीक है। जो अपील है उसके बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जुरिडिक्शन किस कोर्ट की होगी अपील की, ये देखना है हमें। तो सबसे प्राइमरी कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसका कोई भी फैसला है उसको चैलेंज आप कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। तो हाई कोर्ट जो है अपीलेंट पावर है, किसकी अपीलेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की।
सेशन कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपीलेंट अथॉरिटी, वहाँ पर भी अपील लेके जा सकते हैं, और सेशन प्लस डिस्ट्रिक्ट दोनों की अपील को लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे कोई अपील ही फाइल नहीं हो सकती, तो नो अपील अनलेस प्रोवाइडेड बाय द लॉ, जब तक लॉ ने प्रोवाइड नहीं किया हो तब तक कोई भी अपील नहीं आ सकती या अपील फाइल नहीं हो सकती। अपील इज नॉट अ मैटर ऑफ रेगुलेट। तो एग्रीड पार्टी जो होगी, जो पर्सन कैन ओनली अपील इफ द सम पार्टीज बाय द लॉ अंडर द सेम स्टैच्यूटरी प्रोविजन। अपील के लिए जो एग्रीड पार्टी होती है वो जा सकती है अपील लेकर, जिसको कोई भी आपको, जैसे मान लें कोई कन्विक्टेड पार्टी है, कोई एक्यूज है जो कन्विक्टेड हो गया है, तो वो अपील लेके हायर कोर्ट में जाके बता सकता है, क्योंकि डिसीजन देने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, तो एक जज भी एक इंसान ही है, उससे भी गलती हो सकती है। तो उन्हीं सब गलतियों को दूर करने के लिए इस तरह का जो है प्रोविज़न जो अपील का है वो बनाया गया। ठीक है, अब आगे आपका क्या रह गया, चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। जब तक चार्ज मतलब जो इल्ज़ाम आपने लगा रहे हैं उन्हें, तो चार्ज क्या है, एक सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो एक्विजिशन है, द फॉर्मल एलिगेशन मेड अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। एक एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट लगाए जाने वाले फॉर्मल एलिगेशंस को हम चार्ज कह सकते हैं। तो चार्ज मीन्स इन्फॉर्मिंग द एक्यूज पर्सन ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द एक्यूज इज चार्ज। फिर अ चार्ज इज अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन एलिगेशन। तो चार्ज एक लीगल टर्म है जहाँ पे हम एलिगेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज अ क्रिमिनल केस इज नॉट एक्विजिशन ऑफ एन individual committing a specific offense according during his process the court review the evidence and allegation presented by the prosecution। अब कहीं पर भी अगर आपने चार्ज फ्रेम कर दिए किसी के ऊपर, तो चार्जशीट लगा दी, उसके बाद दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी आएगी कि जो भी चार्ज उसके ऊपर लगाए गए हैं उन चार्जों का वो कैटेगरी वाइज आंसर दे, डिनाई करे या एडमिट कर ले उनको, और फर्दर अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ें भी वो ला सकता है इसके अंदर। ठीक है, मेंटेनेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। मेंटेनेंस तो है भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, अब ये ट्रायल वाला है जिसमें आपका समरी ट्रायल है, समन ट्रायल है। ठीक है, ये आपका आ गया जिसमें आपका समन ट्रायल, समरी ट्रायल और वारंट केसेस में जो ट्रायल होते हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ट्रायल देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अगर हम ट्रायल की बात करें तो ट्रायल में सेशन ट्रायल होता है, फिर आपका वारंट ट्रायल, समन ट्रायल या समरी ट्रायल। तो ये टोटल 4 ट्रायल है जो यहाँ पे कवर है। अगर हम वारंट केसेस की बात करें या वारंट ट्रायल की बात करें तो वारंट 2 तरीके के होते हैं, एक पुलिस रिपोर्ट पर और दूसरा जो रिपोर्ट तो है पुलिस में रिकॉर्ड है लेकिन उस रिपोर्ट को दर्ज कराने वाली पुलिस खुद नहीं है, पुलिस ने नहीं इसको रजिस्टर्ड किया है, वो कहीं दूसरी जगह से उसके ऊपर ट्रांसफ़र होके आई है। तो सेशन ट्रायल, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट सिस्टम। ट्रायल इज टू बी कनेक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, मान लो कि अभी कोई भी ट्रायल केस चला और ट्रायल केस आपका सेशन कोर्ट में चल रहा है, तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, वो अपनी तरफ से जो भी चार्जशीट है, एलिगेशंस हैं, वो काउंटर करेगा, बताएगा। उसके बाद तुरंत ही उसके बैठने से पहले ही अपोजिशन लॉयर की या फिर उसके मतलब थोड़ा सा चेंज करते ही वहाँ पे आपको तुरंत जो है इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना होगा, ताकि ये जो ट्रायल है इसके प्रोसेस को एक्सेप्ट ना किया जाए। अगर हम वारंट ट्रायल की बात करें, ठीक है, वारंट ट्रायल मतलब compliance with section 230 and 261 when accused shall be discharged, जहाँ पे एक्सक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसलिए कर दिया जाता है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो
कि जो केस है उसके 90 टू 100 10% चांसेस जो हैं वही उसके सक्सेस के रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट चाहे तो जहाँ पे 50-40% से कम होता है वहाँ पे कोर्ट उसको रिजेक्ट इग्नोर भी कर देती है और नहीं भी करती। तो ये आपके समरी ट्रायल भी एक बार आप पढ़ लेना, इसके ट्रायल भी इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। तो लगभग मैंने आपको हर चीज़ के बारे में एक बार ओवरव्यू दे दी है। कोई और चीज़ जो आपके मन में हो रह गई हो? क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है बेल वाले क्वेश्चन के ऊपर, अरेस्ट के ऊपर, ट्रायल के ऊपर, अपील के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंटेनेंस का, जो लगातार 3 साल से हर बार आ ही रहा है आपका क्वेश्चन ये वाला। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रायल में जो है चारों ट्रायल में से कोई भी एक ट्रायल पूछ सकता है। इसके अलावा कोर्ट की जो पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द जुडिशियल कोर्ट, ये आप बोल सकते हैं। बताइए क्या पूछना है। सर बैक ईयर पेपर में से आ सकता है हाँ, बैक ईयर पेपर में से आ लास्ट ईयर में। सकता है। 21, 22, 23 3 पेपर तो आपको देखने ही हैं। अरे समन ट्रायल बता दो जी एक बार। देखो एक बार पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, मेरे तरफ से ओवरव्यू देने से समझ में नहीं आएगा। एक बार इसको पढ़ो, सम्मान ट्रायल को पेपर भी। पढ़ लोगे तो सर समझ में एक आएगा। प्ली बार्गेनिंग भी आ रहा था ना सिलेबस में। प्ली बार्गेनिंग किसी टॉपिक का पार्ट होगा, वैसा है नहीं, अलग से कुछ नहीं है, मतलब अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है इसका, जी जी। किसी का इंटरनल पार्ट होगा। प्ली मतलब पिटीशन होती है। और किसी का कुछ? देखो ट्रायल के बोल रहे सम्मान ट्रायल, सम्मान ट्रायल एक बार पढ़ो तो सही, पढ़ोगे तब अपने आप ही समझ में आएगा। पढ़ो ट्रायल के चारों प्रोविज़न, फिर आपको समझ में आएगा सम्मान ट्रायल। मैंने कहा देखा मैं ड्राफ्टिंग पेपर में लिख के भेजा था ना ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे आज के पेपर में ऐसे लिख दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होंगे ना वो पढ़ के चले जाएंगे। हाँ वो मैंने लिख बता दिया आपको, शुरू में ही बताए हैं और अभी भी बता दिए थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन। ठीक है। देखो समन ट्रायल जो होता है ये वो ट्रायल होता है जो वारंट केसेस के अलावा जो ट्रायल होता है। जर्नली इसके अंदर जो लेस सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं उन्हीं से डील किया जाता है, जिसको जल्दी क्विकली मैनर में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सम्मन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर अ पर्सन टू अपीयर इन द कोर्ट। सम्मन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन को कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेंट अगेंस्ट दैम, मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति को कोर्ट मौका देती है कि वो आए और कोर्ट में अपना रिप्लाई दे। ठीक है, ऑर्डर इज इशूड बाय द मजिस्ट्रेट। सम्मन ऑर्डर कौन इशू करेगा? मजिस्ट्रेट इशू करेगा, जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम हो सकता है। ये सम्मन ट्रायल है, मतलब जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है वही उसके ऊपर चलेगा, उसी से रिलेटेड उसके ऊपर पूछा जाएगा।